हेलो गाइस। सो ये ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स है और अगर बेसिक ही तगड़ा नहीं होगा तो आगे सीख के कुछ फायदा नहीं है। सो बेसिक को लाइटली मत लेना, इसको सीरियसली लो। बुक और पेन लेकर के बैठो, जो भी चीज़ मैं सिखाऊंगा, जो भी चीज़ मैं बोलूंगा उसको प्लीज़ लिखो, नोट डाउन करो। आगे मत बढ़ना विदाउट समझे या स्किप मत करना। ऑलराइट। और गाइस टेंशन मत लो, बेसिक कोर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है। मैं को ट्रेडिंग कर चुका हूँ उसमें और मुझे पता है कि कहाँ लैग्स आता है, कहाँ ब्रोकरेज ज़्यादा है। वो चीज़ का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ना। कहीं और आप प्लीज़ अकाउंट ओपन मत करना, क्योंकि बहुत सारे फुल सर्विस ब्रोकर रहते हैं, डिस्काउंटेड ब्रोकर्स रहते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा कॉन्टैक्ट नोट बनेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इंडियन शेयर मार्केट। ठीक है, हम इंडियन शेयर मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे मार्केट्स हैं, है ना। शेयर मार्केट बहुत सारे हैं वर्ल्ड में। डाउ जोन्स हो गया, यहाँ पे जापान में निके हो गया, बहुत सारे हैं। तो वो चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इंडियन शेयर मार्केट पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट। शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है। स्टॉक मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्टॉक्स लिस्टेड रहते हैं, है ना। तो वो स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है उसको। शेयर मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट है। आईपीओ वो सब चीज आता है ना, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। शेयर मार्केट सेकेंडरी मार्केट हो गया। ठीक है, इतना जानो, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, आगे आपको बताता हूँ। अभी इंडियन शेयर मार्केट में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, है ना। 20 से भी ज्यादा रहेंगे, उतना मुझे पता नहीं, पर बाकी सब रीजनल है और ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, तो उसमें हमको काम नहीं करना है। दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इन दोनों का मैं थोड़ा पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं और आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि कहाँ आपको ट्रेडिंग करना है। और मैं भी आपको बताऊंगा अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करोगे तो कहाँ जाना चाहिए आपको, ऑप्शंस ट्रेडिंग करोगे तो कहाँ जाना चाहिए। ऑलराइट, तो चलो देख लेते हैं। बीएसई फॉर्म हुआ था 1875, बहुत पुराना है ना। एनएसई फॉर्म हुआ 1992 को, तो बीएसई सबसे पुराना है। बीएसई एशिया का ओल्डेस्ट है, मतलब पूरे एशिया में बीएसई ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई इंडिया का लार्जेस्ट है, मतलब बीएसई से भी बड़ा है, ज़्यादा स्टेक्स है इसके, यहाँ पे ज़्यादा मार्केट शेयर है, तो इंडिया का लार्जेस्ट हुआ ये। बीएसई में 5000 प्लस स्टॉक्स लिस्टेड है, एनएसई में 2000 प्लस स्टॉक्स। मतलब स्टॉक्स के हिसाब से बीएसई में ज़्यादा स्टॉक्स है और एनएसई में कम है इसके मामले में। पर लार्जेस्ट कौन है? एनएसई है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ पे हमें ट्रेडिंग करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो पर जान लेते हैं। अभी ये तो स्टॉक एक्सचेंजेस है। स्टॉक एक्सचेंजेस के अलावा बहुत सारे ब्रोकर्स भी है जहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट बनाना होता है और जाके ट्रेडिंग करना होता है, जैसे कि ज़ेरोदा हो गया, स्टॉक हो गया, एलाइस ब्लू हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया। ऑलराइट। आपको पता नहीं होगा, इसमें इसमें डिस्काउंट ब्रोकर्स और फुल सर्विस ब्रोकर्स भी रहते हैं। तो फुल सर्विस ब्रोकर्स में हमको काम नहीं करना है, उसमें आईडी नहीं बनाना है। डिस्काउंट ब्रोकर में ही आईडी बनाना है। फुल सर्विस ब्रोकर्स थोड़ा ज़्यादा एफिलिएट करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे यूट्यूब में, बट हमको वो नहीं लेना है, हमको डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ काम करना है। हाँ, बट डिस्काउंट ब्रोकर पुराने होने चाहिए, ज़्यादा कस्टमर कंप्लेंट्स नहीं होने चाहिए, और अगर कस्टमर कंप्लेंट्स है भी तो उसको सुधारने चाहिए। खास करके उनके सिस्टम में लैग नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ब्रोकर्स है, वही आप अकाउंट ओपन करना। चलो, तो ये दोनों जो स्टॉक एक्सचेंजेस है और बाकी के स्टॉक एक्सचेंजेस है और जो ब्रोकर्स है, ये सबका एक रेगुलेटर है। जैसे बहुत सारे बैंक्स है, ऑलराइट, एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, ये सब बैंक्स का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो रेगुलेट करता है, बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है। ये शेयर मार्केट का और ब्रोकर ये सब चीज का रेगुलेटर कौन है? सेबी। ठीक है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये देख रेख करता है कि कौन सही काम कर रहा है कि नहीं, पॉलिसी में के तहत काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर कोई पॉलिसी तोड़ा तो बैन भी हो सकता है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो ब्रोकर हो। तो इसलिए आप जो भी ब्रोकर में पैसा डालते हो तो आपका ब्रोकर में पैसा जो गया है वो सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना, एनएसई में ट्रेडिंग करना, ये सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि वो सेबी रेगुलेट करता है उसको, है ना। तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। जैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो इंडिया में, तो फॉरेक्स ट्रेड क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, तो आपको ये सब एक्सचेंज में नहीं मिलेगा, आपको ऑक्टा एफएक्स ये सब चीज मिलेगा, है ना। तो इनका काम क्या रहता है? ऑक्टा एफएक्स ये सब एक्सनेस इन लोग का, इन लोग ट्रांजैक्शन करके देते हैं। आप जो अमाउंट डालते हो ना, इनका बिजनेस कुछ और रहता है आउट ऑफ द कंट्री भी। तो इन लोग एज अ ब्रोकर कर रहे हैं, एज अ थर्ड पार्टी ब्रोकर कर रहे हैं, बट वो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स नहीं है।
तो वहां आपका पैसा डूब सकता है, पर यहाँ कभी नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि इसको सेबी रेगुलेट करता है। ऑलराइट, ठीक है। तो चलो इसके ना थोड़ा अपडेट्स आपको बता देता हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि हमें ट्रेडिंग कहाँ करना है। तो एनएससी का टर्नओवर जो है वो बीएससी से ज्यादा है रिसेंट ईयर्स में। रिसेंट ईयर्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि बीएससी तो ओल्डेस्ट है, तो पहले ये पैसा बनाता होगा, और एनएससी तो 1992 में फॉर्म हुआ है ना। फॉर्म 1992 में हुआ, स्टैब्लिश एक साल बाद हुआ है 1993 में, ऐसा आप ध्यान में रखो। ऑलराइट, तो रिसेंट ईयर्स में लिक्विडिटी एनएससी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि लार्जेस्ट है और एनएससी में ज्यादा टर्नओवर हो रहा है बीएससी के हिसाब से, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा। अब लिक्विडिटी को समझते हैं थोड़ा आसान तरीके से, आपको बताता हूँ। लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर ज्यादा हैंड्स एक्सचेंज होता है, ज्यादा ट्रेड लिया जाता है। मतलब आप बाय कर रहे हो तो सामने वाला कोई सेल करना चाहिए तो ही आपका ट्रेड लगेगा, है ना। तो एनएससी में वो बहुत ज्यादा होता है, तो एनएससी में लिक्विडिटी ज्यादा है, इसलिए एनएससी का टर्नओवर भी रिसेंट ईयर्स में बीएससी से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट, एनएससी हैज लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर इन इंडिया। डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर एनएससी में लार्जेस्ट है, बीएससी तो उसके आसपास भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये 80% मार्केट शेयर के ऊपर है इंडिया में एनएससी में, है ना। अब डेरिवेटिव्स मार्केट जब मैं बोलूं, मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स के अंदर एफएनओ आता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आता है। ऑलराइट, तो ये डेरिवेटिव्स मार्केट है। अभी थर्ड अपडेट, अभी रीसेंट अपडेट क्या है सेबी की तरफ से, स्क्वायर ऑफ का अपडेट है। समझो अगर आपने कोई स्टॉक ले रखा है, स्टॉक आपने एनएससी से खरीदा, रिलायंस का, है ना। तो स्टॉक आपने रिलायंस का खरीदा, मान लो 2000 रुपीज में स्टॉक खरीदा, अब वो बढ़ के 2005 हो गया है, तो आप उसको बेचना चाह रहे हो, आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट है। बट बीएससी में 5.5 दिख रहा है और एनएससी में 5 दिख रहा है सिर्फ। तो अभी सेबी ने क्या बोला है, जहां पर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा उतना इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। मतलब आपका ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हुआ एनएससी में, पर 5.5 हो प्रॉफिट बीएससी में है और एनएससी में सिर्फ 5 प्रॉफिट है, तो आपका सेल होगा बीएससी में जाकर के। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक होगा और ये पॉलिसी लागू है ऑलरेडी, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जहां भी आपको ज्यादा पैसा मिलेगा वहां पे एग्जीक्यूट अपने आप हो जाता है। अब हम जान लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स तो बीएससी में ज्यादा है। अगर आप स्टॉक्स बहुत सारा चुनना चाहते हो कि एकदम ना छोटा छोटा स्टॉक्स, और आप एक इन्वेस्टर हो, तो आप बीएससी को चुन सकते हो, बट फिर भी ये बोलूंगा एनएससी में ही करो। क्यों? क्योंकि आपको एकदम अननोन स्टॉक्स में नहीं जाना है। निफ्टी 50 में तो टॉप कंपनीज आ जा रही है एनएससी में, तो आपको टॉप कंपनीज में इक्विटी लेना चाहिए, ना कि आप एकदम जो अननोन है। तो आपको ज्यादा स्टॉक्स मिल जाएगा बीएससी में लिस्टेड, बट एनएससी में आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल ही जाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि आप एनएससी में ही करना, अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी। ऑलराइट, और अगर आप ट्रेडर हो तो आपको एनएससी में ही करना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, हैंड्स एक्सचेंज ज्यादा होते हैं और डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर ज्यादा है एनएससी में। तो एफ&ओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एनएससी बेस्ट है। ठीक है, ये समझ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं।